थोड़ा लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ लिया था कि थॉमसन मॉडल की उसकी ड्रॉबैक क्या थी। अपन अब मॉडल पढ़ते हैं कि उसका मॉडल ही क्या है। क्लियर है। तो रदरफोर्ड मॉडल में मैंने तुझे अल्फा पार्टिकल समझा दिया था बेटा तुम लोगों को। ठीक है कि सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है अपन लास्ट क्लास में समझ लिया था। अल्फा पार्टिकल क्या है बेटा, हीलियम का न्यूक्लियस है। ठीक है ठीक है। अब जो बेटा इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया इसने, इसको कोई चीज नहीं पता था अल्फा पार्टिकल क्या होता है। मतलब जैसे अभी तुम्हें पता है ना हीलियम का न्यूक्लियस, उसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। इसने तो डिस्कवरी नहीं करी थी कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो उसने खुद नहीं की थी। तो उस वक्त इसको नहीं, हमें नहीं पता था कि इसको रदरफोर्ड को कि अल्फा पार्टिकल ही हीलियम का न्यूक्लियस है। उसको ये पता था कि ये जो चीज है इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसका नाम अल्फा पार्टिकल है। जैसे हमें भी पता है कि किसी भी प्लानिट के बारे में अगर अपन पूछे कि भाई मंगल पे क्या है तो अपन क्या बोलेंगे, ठीक है प्लानिट है उस पर क्या हमें नहीं पता। वैसा ही था भाई, रदरफोर्ड को पता था ये अल्फा पार्टिकल है, चार्ज में पॉजिटिव, अंदर से कैसा नहीं पता। अब तो हमें पता है हीलियम का न्यूक्लियस है, 4 mu मास है, सब पता है। हमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। क्या लिया बेटा, एक रेडियो एक्टिव सोर्स। वो रेडियो एक्टिव सोर्स जिससे क्या निकलता है बेटा, अल्फा पार्टिकल निकलता है। क्या निकलता है, उस अल्फा पार्टिकल को हमने क्या यहाँ बैरिकेड लगाए। बैरिकेड इसलिए लगाए ताकि सीधा एक लाइन में जाए, ताकि इधर उधर साइडों में नहीं जाए। और हमने ली बेटा गोल्ड की स्लिट। क्या ली बेटा, गोल्ड की स्लिट, एकदम गोल्ड स्लिट। गोल्ड स्लिट इसलिए ली क्योंकि गोल्ड क्या है बेटा, मोस्ट मेलेबल मेटल है। इसको क्या कर सकते हो, जितनी पतली मतलब पर्दे जितना पतला वो बना सकते हो, कागज जितना पतला इसको क्या बना सकते हो, इसकी सीट बना सकते हो। हमें बहुत पतली सीट चाहिए थी और इसकी पतली सीट है बना सकते हो, बहुत थिन सीट बना सकते हो। तो इसकी बहुत थिन सीट बनाई और यहाँ लगा दी। और सामने उसने क्या लगाई बेटा, एक मूवेबल स्क्रीन लगाई। मूवेबल स्क्रीन का मतलब जिसको घुमा के नीचे भी ला सकते हो और ऊपर भी ले जा सकते हो। उस मूवेबल स्क्रीन पे इसने लगाया बेटा जिंक सल्फाइड। क्या लगाया बेटा, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या काम करता है कि सर ये फ्लोरोसेंस का काम करता है। जब इसने अल्फा पार्टिकल यहां से क्या किया बेटा, छोड़ा तो अल्फा पार्टिकल यहाँ के टकराए। अब मैं तुम्हें, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया सेटअप। अब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा, उसने क्या देखा कि जब उसने यहां से अल्फा पार्टिकल जो छोड़ता था, जिस लाइन में छोड़ता था उसी लाइन में सामने क्या आती थी बेटा, शाइनिंग, बिना डेविएशन के। मतलब 99% अल्फा पार्टिकल जो यहां से चल के आता था वो स्लिट पे पड़ता, इसको क्रॉस करता और सामने एकदम सीधा, मतलब जिस रास्ते पे छोड़ा सामने एकदम सीधा जाता था। कोई उसके पाथ में डेविएशन है नहीं था। तो उसने क्या कहा कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे जाते हैं। 99% अल्फा पार्टिकल है सीधे जाते हैं, उनके पाथ में कोई डेविएशन है नहीं है। आ रही बात में कि ठीक है सर उसके पास में कोई डेविएशन, सीधे जाते हैं कोई डेविएशन नहीं। कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल, मतलब जिस एंगल पे उनको छोड़ा, मतलब यूं छोड़ा था तो अपने एंगल से 30 डिग्री घूम गए, 40 डिग्री घूम गए, 50 डिग्री घूम गए। तो कुछ अल्फा पार्टिकल जिस पाथ पे वो आ रहे थे उससे किसी एंगल पे, किसी स्मॉल एंगल पे या क्या हुए बेटा, वो डेविएट हो गए। सम अल्फा पार्टिकल डेविएटेड टू स्मॉल एंगल थीटा। क्लियर है, किसी एंगल थीटा पे डेविएट हो गए। एक अल्फा पार्टिकल, वन अल्फा पार्टिकल इन 20,000 जिस पाथ पे गया उसी पे वापस आ गया, जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे वापस आ गया। कि ऐसा क्यों, देखो ध्यान से। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि रदरफोर्ड बोम्बार्ड अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, अल्फा पार्टिकल को बोम्बार्ड किया किस पे, गोल्ड स्लिट पे। और ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है बेटा, पास्ट स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। सेकंड क्या है बेटा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट फ्रॉम ए स्मॉल एंगल, ये स्मॉल है बेटा ना, स्मॉल एंगल थीटा। क्लियर है, स्मॉल एंगल है थीटा। क्लियर है। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू, वेरी वेरी फ्यू लिखना चाहिए, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, 1 in 20,000 रिटर्न एट सम पाथ, अपने पाथ पे वापस लौट के आ गया। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा कि ऐसा क्यों हुआ। अपन पढ़ते हैं कंक्लूजन को, किसको पढ़ते हैं बेटा, कंक्लूजन, कि भाई कंक्लूजन ऐसा क्यों आया। तो देखो बेटा ध्यान से, एक सेकंड से बता देते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से कि अगर अपन कंक्लूजन पढ़ें कि ऐसा क्यों हुआ, तो अपन ने देखा कि मैक्सिमम स्पेस, भाई उसने कहा कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। मतलब अपने एटम में से अगर 99% अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब उन्हें कहीं पे न्यूक्लियस मिला ही नहीं। न्यूक्लियस क्या, सॉरी, उन्हें कोई प्रोटॉन मिला ही नहीं। हमें किसी ने कहा था कि एटम के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, एटम के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन। हमने कहा ठीक है एटम के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एटम के अंदर प्रोटॉन तो रहते हैं और मैंने अल्फा पार्टिकल फेंका जिसपे खुद पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अगर अल्फा पार्टिकल को कभी प्रोटॉन दिखता तो ये अपने पास से डेविएट होता,
इसका मतलब 99% अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन दिखाई नहीं। भाई हमने कहा इधर से जाओ, 99 मतलब कहीं मतलब 20,000 में से 19,000 अल्फा पार्टिकल का जाओ इधर से, तो उनको उनको निकल के बाहर आके हमने पूछा कहीं पे अल्फा पार्टिकल दिखा, उनका नहीं दिखा। हमें तो कोई अल्फा पार्टिकल सॉरी पॉजिटिव चार्ज दिखा है कहीं पे कि सर हमें तो कोई पॉजिटिव चार्ज ही नहीं दिखा। हमने इधर से अल्फा पार्टिकल भेजा। अब हमें पता है कि इस अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव है, और एटम के अंदर जहां पर भी प्रोटॉन होगा अगर इसके सामने आया तो ये अपना पार्ट डेविएट करेगा। तो सिंपल सी कहानी, इन्होंने अपना पार्ट डेविएट नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वहां प्रोटॉन है नहीं था, खाली पड़ा था। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि गांव में जो भूत, उसमें भूत रहता है, क्या रहता है बेटा, भूत। वैसे भूत तो कम होते हैं, भूतनी होती है, ठीक है, तो कहीं भूतनी रहती है। तो हमने 20,000 लोगों को भेजा, 19,000 लोगों ने कहा हमें तो डर भी नहीं लगा, हमें तो महसूस ही नहीं हुआ। तो वो सीधे चले गए अपने गांव में, तो उनका कुछ नहीं है, उनको उन्होंने अपने पास से डेविड ही नहीं हुए, क्योंकि उन्हें भूतनी दिखी ही नहीं। क्लियर है, पूरे रास्ते उनका क्या दिखा, एकदम खाली पड़ी है, कुछ दिखो ना, फील नहीं। हमने पूछा 12 की भूत दिखी, नहीं दिखा, हमें तो कोई कुछ नहीं दिखा। सेम कहानी, हमने इसको भेजा, हमें पता है इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अंदर अगर कभी इसको प्रोटॉन दिखेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों का आमने सामने हुआ तो डेविएशन पक्का है, क्योंकि दोनों का सेम चार्ज है, सेम चार्ज है तो रिपल्सन है, रिपल्सन वाई सीधे चले गए। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन में हमें क्या था कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम आर वैकेंट, मैक्सिमम स्पेस क्या पड़ा है बेटा, खाली पड़ा है। आगे बात सुन में, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि सिंपल सी कहानी है, वो कहता है कि जब हम अल्फा सीधे जा रहे हैं, कि जैसे जैसे हम सेंटर के पास जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। क्या हो रहा है, डेविएट, चाहे इधर से जाएं चाहे ऊपर से। जब हम सेंटर के पास दूर जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटर के पास जाने पे डेविएशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, हमने कहा यार सेंटर के पास ऐसी क्या बला है जो डेविएट कर रही है, सेंटर के पास ऐसी क्या बला है जो डेविएट कर रही है। तो हमने कहा हमारे पॉजिटिव पार्टिकल जब सेंटर पे जाता है तो वो डेविएट हो रहा है, और उसे डेविएट वही कर सकता है जो जिसपे खुद पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने कहा एटम में है तो सही पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब वो कहाँ है, सेंटर पे। कहां पर है, सेंटर पे। वही बात है बेटा, हमें पता है, हम लोगों को हमने कहा गांव के बीच में रहती है भूतनी, तो लोग जो सेंटर के पास गांव के बीच में जानेंगे तो उनको डर लगेगा, डर लगेगा तो अपने पास को क्या करेंगे बेटा, डेविएट। उनको भूतनी उनको भी नहीं दिखी, उन्हें फील हुआ यार यहाँ हो सकती है, तो वो क्या करेंगे यार, कौन जाए बला के पास, साइड से निकल लो। तो वही कहानी है, जैसे जैसे पास जा रहे उतना उतना डेविएट हो रहे हैं, दूर से भाग रहे हैं कि रहने दे, कोई नहीं, सामने जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, देयर शुड बी सम पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ ए एटम, सेंटर ऑफ ए एटम, इट शुड बी डेंस एंड हार्ड। ये पक्का डेंस और है, हार्ड है। नेक्स्ट देखो बेटा, इट शुड बी डेंस एंड हार्ड। अल्फा पार्टिकल गोइंग क्लोज टू दिस, अल्फा पार्टिकल से क्या जाता है बेटा, गोइंग क्लोज टू दिस डेंस ऑब्जेक्ट will feel repulsion, will feel a and deviated from their path, and deviated from their path, अपने पाथ से क्या हो जाता है बेटा, डेविएट। जब इसके पास जाता है तो डेविएट हो जाता है। फिर कहा रदरफोर्ड नेम्ड दिस ऑब्जेक्ट न्यूक्लियस, तो रदरफोर्ड ने कहा एटम का सेंटर वाले पार्ट का नाम न्यूक्लियस रख दो, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो क्या आता है बेटा, डेविएशन। क्या आता है, डेविएशन। तो रदरफोर्ड नेम दिस ऑब्जेक्ट एज ए न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए एटम। कहां पे प्रेजेंट है बेटा, सेंटर ऑफ ए एटम, एंड कंटेन ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब रदरफोर्ड ने जब थ्योरी दी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हो रखी थी, उसने सिर्फ प्रोटॉन ही बोला था। क्लियर है, आई बात में, ये चीज समझ में आई बेटा। अब देखो बेटा, सिंपल से गाने अपन ने 20,000 लोगों को भेजा, 19,000 लोगों ने तो कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ एक लोगों ने कहा हमें फील हुआ, दिखा तो हमें भी नहीं, हमें क्या हुआ, फील हुई, माता जी हैं। क्लियर है, डर फील हुआ। अब 19,000 में से एक आदमी जो सीधा माता जी के सामने पहुंच गया, उसे माता जी के क्या हो गया बेटा, दर्शन। और अगर माता जी के दर्शन हो गए सीधे ही, और दर्शन हो गए तो वो क्या करेगा बेटा, अपने पांव पे लौट आएगा, उसका कुछ होश होश रहेगा कुछ। तो सेम कहानी देखो, 19,000 लोगों को कुछ फील ही नहीं हुआ, कुछ को फील हुआ कि माता जी हैं, तो अपने पास से क्या हुए, डेविड। क्यों, क्योंकि ये खुद पे पॉजिटिव चार्ज था, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो उन्हें फील हुआ अंदर कोई तो है। एक अल्फा पार्टिकल सीधा न्यूक्लियस के सामने चला गया, और न्यूक्लियस का ऐसे क्या हो गया बेटा, दर्शन। अगर ऐसे न्यूक्लियस का दर्शन हो गया तो तुझे पता है बेटा कि माता जी को जिसको दर्शन हुआ सबसे ज्यादा फोर्स उसी को फील होगा, 3-4 दिन तक उसी की बुखार नहीं उतरेगी। तो सिंपल सी कहानी, तो सीधा गया, उसी को दर्शन हुआ, और दर्शन हुआ तो अपने बात पे ये वापिस से लौट आया। अरे क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इसी को दिखा बेटा,
तो सोच के देख न्यूक्लियस कितनी सी दूरी में रहता है, बहुत छोटे इलाके में रहता है। 20,000 लोगों को भेजा, एक को माता जी का दर्शन, इसलिए माता जी बहुत कम दूरी में रहती है, पूरे गांव में नहीं फिरती। यही कहानी है बेटा, हमने 20,000 अल्फा पार्टिकल को भेजा, एक कोई न्यूक्लियस दिख रहा, तो हमने कहा एटम तो खाली पड़ा है। इससे प्रूफ होता ना कि एटम तो मतलब न्यूक्लियस तो बहुत छोटे इलाके हैं, बाकी तो खाली पड़ा है। तो हमने क्या कहा कि अल्फा पार्टिकल ट्रेवल स्ट्रेट टू न्यूक्लियस विल फील मैक्सिमम रिपल्सन, यही मैक्सिमम रिपल्सन फील करेगा और रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पाथ, अपने पाथ पे वापस लौट आएगा। ये बात समझ में आई बेटा, यही अपने पाथ पे लौट आएगा, बाकी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपने जो 3 ऑब्जर्वेशन पढ़े थे, तो तीनों ऑब्जर्वेशन का अपने को कंक्लूजन मिल गया कि ऐसा ही क्यों हुआ। क्लियर है भाई? हमने उसने कहा कि 99% सीधे क्यों गए, हमने कहा खाली पड़ा है। कि सेंटर पे जाने पे डेविएट क्यों हो रहे हैं, कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, पास जाओगे तो डेविएशन, जितना पास जाओगे उतना ज्यादा डेविएशन, और सामने चले गए तो अपने पाथ पे वापस आना पड़ेगा। नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड, अब मुझे एक बात बताओ, इस मॉडल से एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, इस एक्सपेरिमेंट से तुम बताओ थॉमसन कैसे गलत हुआ। अगर वो पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता तो एक भी अल्फा पार्टिकल अंदर नहीं जाता, सारे डेविएट होने चाहिए थे। तो रदरफोर्ड ने कहा कि देखो थॉमसन झूठा है। लोगों ने कहा कैसे, कि सारे अल्फा पार्टिकल डेविएट नहीं हुए, गिरा कि नहीं हुए, मोस्ट ऑफ तो सीधे चले गए, हुए तो भी बहुत कम एंगल पे हुए। तो इसका मतलब पूरा एटम प्रोटॉन का नहीं बना हुआ। अगर पूरा एटम ही प्रोटॉन का बना हुआ होता, उसने तो यही कहा था तरबूजे की तरह पूरा का पूरा प्रोटॉन का है, अगर पूरे प्रोटॉन का तो सारे अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जाना चाहिए था, एक भी अंदर नहीं जाना चाहिए था हमारे पास में। इसलिए थॉमसन क्या हुआ बेटा, गलत प्रूफ हुआ। अब थॉमसन गलत प्रूफ हो गए तो लोगों के सामने समस्या होगी फिर से कि एटम क्या, जैसी झूठी सूची, झूठी या साची जैसी भी कहानी थॉमसन ने सुना तो रखी थी ना लोगों को, लेकिन अब तो कहानी ही नहीं बची। लोगों ने कहा देख रदरफोर्ड, अब तू ही पढ़ा लिखा है, तूने इसको झूठा घोषित किया है, तू ही हमें कोई नई कहानी बता, हम भी अपने बच्चों को सुनाए एटम क्या होता है। लोग पूछ लेते हैं कहीं पे भी कि एटम क्या होता है, तो उसने कहा मैं बताता हूँ, मुझे आता है। कि बता। कि एटम आता है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं। एटम में कितने पार्ट होते हैं, एक पार्ट का नाम है न्यूक्लियर पार्ट, दूसरे का नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। किस न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है, कि न्यूक्लियर पार्ट वो एटम के सेंटर पे होता है। कहां पे होता है, एटम के सेंटर पे, और उसमें कौन रहता है, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इसने तो प्रोटॉन ही बताया था, न्यूट्रॉन अपन ने जोड़ रखा है। एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इसने क्या कहा कि एटम के चारों ओर सर्कुलर पाथ है। कैसे पाथ है बेटा, सर्कुलर पाथ है, जिनको ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या है बेटा, सर्कुलर पाथ, और इन सर्कुलर पाथ में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या बात समझ में आई बेटा? चलो जी, अब इसके मॉडल के रिजल्ट क्या निकले। इसने हमें बताया कि जो रेडियस ऑफ एटम होती है ना, वो 1 एंगस्ट्रॉन रेंज की होती है। कितने रेंज की होती है, रेंज बताइए, वैल्यू नहीं बताई। 1 एंगस्ट्रॉन एटम की रेडियस, तो 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की पावर -10 मीटर, मतलब 10 की पावर -8 है सेंटीमीटर। इसी तरह न्यूक्लियस है, वो बताया 1 फर्मीमीटर का। एटम तो किस रेडियस का बताया, 1 एंगस्ट्रॉन का, और ये 1 फर्मीमीटर छोटा हुआ। 1 फर्मी मतलब 10 की पावर -15 या 10 की पावर -13 है सेंटीमीटर। अब अगर मैं तुमसे वॉल्यूम ऑफ एटम पूछूं, तो एटम एक स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 10 की पावर -10 का क्यूब। इसी तरह मैं एटम ऑफ न्यूक्लियस पूछूं तो 4/3 पाई 10 की पावर -15 का क्यूब। अगर मैं इन दोनों की वॉल्यूम का रेशियो लूं तो क्या आएगा बेटा, कट कटा के ये देखो, ये तो कट जाएगा, ये होगा 10 की पावर -30, 10 की पावर -45, कट के कितना है बेटा, 10 की पावर है 15। तो हमें यहाँ से क्या सीख मिली, कि सर ये सीख मिली कि एटम है ना, न्यूक्लियस से 10 की पावर 15 टाइम बड़ा है। 10 की पावर 15 का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा हो गया ना, कि कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब न्यूक्लियस एटम में कोई वजूद नहीं रखता साइज वाइज, इसलिए तो कहा 99% खाली पड़ा है। आगे बात समझ में। और हाईली डेंस क्यों बोला, क्योंकि इतनी सी दूरी में सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाकी बची हुई सारी दूरी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आगे बात समझ में। अब बेटा उसने देखो, उसने न्यूक्लियस का निकालने का हमें क्या बताया, न्यूक्लियस की कहा 10 की पावर -15 मीटर के रेंज का होगा। उसने फिर एक्चुअल फॉर्मूला भी दिया कि आप एक्चुअल वैल्यू वाइज भी निकाल सकते हो। उसने हमें फॉर्मूला दिया कि किसी भी एटम की रेडियस जो आर होती है ना बेटा, ये इक्वल है बेटा R0 a की पावर 1/3। जो ए है यहाँ पे वो एटॉमिक मास, ए क्या है बेटा, एटॉमिक मास। और जो ये R0 है, ये R0 क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है।
रीडबैक नहीं, ये क्या है बेटा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू है ना 1.1 से लेके 1.5 के बीच की डेस है बेटा ना, इसका मतलब 1.1 से लेके 1.5 के बीच की कोई होगी, और इंटू 10 की पावर -15, मतलब ऐसे 1.2 इंटू 10 की पावर -15 हो सकती है, 1.3 इंटू 10 की पावर -15 हो सकती है, 1.4 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -15, इसकी रेंज में कहीं पर भी हो सकती है 1.1 से 1.5, पर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 10 की पावर -15, तभी तो फर्मी में आएगा। वो तो उसने कहा था 10 की पावर -15 रेंज बताई थी, वैल्यू तो ये है। क्लियर, आर नोट की वैल्यू गिवन आएगी, नहीं आए तो आपको 1.1 से 1.5 के बीच की वैल्यू लेनी है। क्लियर, इंटू 10 की पावर -15 जरूर ले। हाँ तो कुछ भी है, डाटा इसी देगा नहीं से उल्टा सुल्टा, फिर डाटा ऐसा देगा दूर दूर होगा, कोई सा लोगे तो भी आंसर उसी के पास का आएगा, नियर बाई आएगा ना। तो एटॉमिक मास है। अब जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस बताओ, तो न्यूक्लियस की रेडियस क्या है बेटा, 13 एल्यूमिनियम 27, यही है। तो मुझे एक बात बताओ, आर इक्वल टू आर नॉट 27 की पावर 1/3, 27 क्या है इसका एटॉमिक मास है, तो 3 आर नॉट की वैल्यू गिवन तो निकाल लेती। अब एक क्वेश्चन करो, करो, लिखो। जल्दी लिखो। कैलकुलेट रेशियो ऑफ डेंसिटी, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डेंसिटी फॉर न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो निकालो। फटाफट। क्लियर है बेटा, देखो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपॉन ए वॉल्यूम। तो हमें पता है बेटा कि डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगी बेटा, 4/3 पाई r क्यूब, और मास किसका है बेटा, एटम का मास, मतलब एटॉमिक मास के इक्वल होगा, न्यूक्लियस का मास तो वही होता है ए। और आपको पता आर इक्वल टू क्या, आर नॉट ए की पावर 1/3। तो अगर मैं आर की वैल्यू रख दूं तो आर नॉट ए की पावर 1/3 का भी क्यूब, और इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा बेटा, आर नॉट ए की पावर क्यूब, और ए की पावर क्यूब, सॉरी अपन ने गलती कर दी यहाँ, ए की ए आएगा ना, तो ए की पावर 1/3 का क्यूब क्या आएगा, ए से ए कट जाएगा, तो डेंसिटी क्या आएगी बेटा, 1/3 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, यही आएगी बेटा। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, डेंसिटी चाहे मैं ऑक्सीजन की निकालूं चाहे नाइट्रोजन की, अगर आर नोट, मैंने कभी क्वेश्चन बोला कि सेम है, अगर आर नोट सेम है, लिख लेना क्वेश्चन में भी आर नोट क्या है, सेम। तो अगर आर नोट सेम है तो डेंसिटी भी क्या रहनी है, सेम, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए भी आर नोट वही है, तो डेंसिटी भी वही है, नाइट्रोजन की भी डेंसिटी वही है, तो रेशियो क्या आएगा, 1:1। तो सारे न्यूक्लियस अगर आर नोट और नियर बाय, तो वैसे भी सेम होता है, नियर बाय सेम, तो ऑलमोस्ट सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, सेम। क्लियर है, चलो। एटम में तो बेटा एटॉमिक रेडियस अलग अलग होती है ना, एटॉमिक रेडियस क्या है, बहुत ज्यादा अलग अलग। क्लियर है, और एटॉमिक मास फिर सबका अलग अलग है, और इसमें बहुत डिफरेंस है आर में। यहाँ तो जैसे आर नोट ए की पावर 1/3 था ना, तो वो कट गया, वहां आर तो ए की पावर 1/3 पे डिपेंड नहीं करती ना एटम की, एटम की रेडियस अलग बिहेव करती है, न्यूक्लियस की रेडियस अलग बिहेव करती है, वो तो ए से ए कट गया ऊपर नीचे, जबकि एटम की रेडियस के अंदर तो ए आता ही नहीं है, एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं है एटम की रेडियस को। ठीक है, क्योंकि एटम, सॉरी, जो जितना एटम का मास हो सारा न्यूक्लियस में। हाँ तो सबकी अलग अलग होगी ना, किसी की 2 एंगस्ट्रॉन होगी, किसी की 5 एंगस्ट्रॉन होगी, किसी की 8 एंगस्ट्रॉन होगी, किसी की 50 एंगस्ट्रॉन होगी, तो वैल्यू तो अलग अलग है। अब अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल को क्लोजेस्ट अप्रोच किया, इस क्लोजेस्ट अप्रोच को अपन खुद से करते हैं, एक बार इसका डेरिवेशन को मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ, 1 मिनट रुकना ना। तो डेरिवेशन को, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से याद करें अपन, ताकि दिक्कत ना आए, है ना। बस धीमे कैसे मिटा रहा है, 1 मिनट, ये दिक्कत है ना।
देखो ये अपने पास क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। कौन है? एटम है। इस एटम के यहाँ न्यूक्लियस है। आपको पता है न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है बेटा? जेड के इक्वल है। और बेटा एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? ई। अगर एक प्रोटॉन का चार्ज ई है और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? जेड। तो बताओ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर आएगा बेटा? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इसको मैंने Q1 से लिखा है बेटा, और ये किसके इक्वल है? प्लस जेडी के। किसके इक्वल है बेटा? प्लस जेडी। क्योंकि उसमें कितने प्रोटॉन है बेटा? जेड प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज ई, तो जेड प्रोटॉन जेड, और न्यूट्रॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं है, तो इस एटम का चार्ज आ गया। मैंने यहां से बेटा एक अल्फा पार्टिकल फेंका। यहां से क्या फेंका बेटा? एक अल्फा पार्टिकल। जिस अल्फा पार्टिकल को फेंक रहा हूं बेटा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको पता है कितना होता है बेटा? 4 mu। क्लियर है? अगर मैं इसका चार्ज है, इसके चार्ज को मैं Q2 से लिखूं, किससे लिखूं बेटा? तो बताओ Q2 किसके बराबर आएगा बेटा? इसका चार्ज है 2e। अल्फा पार्टिकल चार्ज क्या था? 2e होता है। मैंने कहा जब मैंने इसको फेंका तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वो है बेटा आपकी v इनिशियल। मैंने इसको v इनिशियल स्पीड से फेंका। तो अगर इसकी v इनिशियल स्पीड से फेंका तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? कि किसी को अगर v स्पीड से फेंकोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ m अल्फा v इनिशियल का स्क्वायर। यहां बड़ी गलती होती है। m किसका है बेटा? मास किसका है? अल्फा पार्टिकल का। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन फेंकता तो प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन फेंकता तो ड्यूट्रॉन का। हमारी बात में, जबकि यहाँ कौन है बेटा? न्यूक्लियस। बच्चा गलती क्या करते हो तुम पता है? अभी तो तुम्हें सब सही लगता है, फिर तुम मास इस एटम का रख देते हो। हर साल का ये बच्चा क्या करता है? मास इज एट, जो यहाँ पे जो एटम लूंगा ना, जैसे मैंने आयरन का एटम लिया, तुम कहोगे मास ऑफ आयरन। जो फेंका उसका मास, जो फेंका उसकी वेलोसिटी। अभी बेटा ये दोनों, ये भी क्या है बेटा? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। जो फेंक रहा हूं वो भी क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है बेटा जिसको फेंक रहा हूं, अगर ये बहुत दूर से आ रहा है तो बेटा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, इनिशियली मैं तो यहां से फेंका है, तो फेंका है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा? 0। पोटेंशियल एनर्जी फेंकते समय कितनी है? 0। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? रुके रहने की एनर्जी। मैंने रोका तो है नहीं, मैंने तो फेंका है इसको। फेंका है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। सारी सारी क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या? रुके रहने की एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चलने की। तो मैंने तो फेंका है, तो फेंका है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। सारी सारी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब कि सर करना क्या चाहते हो? मैं ढूंढना चाहता हूं डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टू न्यूक्लियस। मैं चाहता हूं कि ये अल्फा पार्टिकल जिसको मैं फेंक रहा हूं, v वेलोसिटी, v इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, वो न्यूक्लियस के कितना पास पहुंच सकता है? न्यूक्लियस के कितना पास? मतलब जो माता जी के एकदम सामने जाएगा वही सबसे पास पहुंचेगा, जिसको दर्शन होंगे। भाई साइड वालों को तो दर्शन ही नहीं है, इसका मतलब वो ज्यादा पास पहुंचे ही नहीं। जिसको दर्शन हुए क्या सबसे ज्यादा पास वही पहुंचा, इसका मतलब मैं इसी पाथ की बात करूंगा, बाकी की बात नहीं करूंगा। भाई बाकी तो पास पहुंचे ही नहीं। सबसे पास कौन पहुंचा? जो न्यूक्लियस के सामने गया था वही सबसे पास पहुंचा है। अब मैंने जब इसको फेंका, तो फेंकने के बाद ये बेटा किसी डिस्टेंस पे आके, मतलब यहां से फेंका तो अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज, तो ये भागते हुए आ रहा है। न्यूक्लियस पे कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या है बेटा? रिपल्सन। और अगर इनमें रिपल्सन है तो बेटा ये कहीं स्पीड, धीमे धीमे इसकी स्पीड धीमी होने लगेगी। धीमे होती 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 किसी पॉइंट बी पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे आके ये इससे ज्यादा पास नहीं जा पाएगा। इससे ज्यादा पास नहीं जा पाएगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई बेटा? और ये आर नोट क्या है बेटा? क्लोजेस्ट अप्रोच। वो आर नोट अलग था, ठीक है, तो कांस्टेंट था, ठीक है। तो ये आर नोट क्या हुई बेटा अपनी? क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? इससे ज्यादा पास है, नहीं जा पाएगा। अब वो भागते हुए आया स्पीड से, तो धीमे 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 आते, तो मुझे बताओ एक पॉइंट बी पर मैं बात करूं, 8 पॉइंट बी पे तो वो भागते हुए आ रहा है बेटा। और अगर वो भागते हुए आ रहा है तो पॉइंट बी पे आते आते वो क्या हो जाएगा बेटा? रुक जाएगा। और जैसे ही वो रुकेगा तो पॉइंट बी पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? कि सर काइनेटिक एनर्जी इस पे कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है? क्योंकि वो रुक गया। रुक गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। यही लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको बताया था बेटा दो चार्ज पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा? के Q1 Q2 अपॉन ए
यही होती है बेटा आर नोट, दोनों के बीच की डिस्टेंस। दो चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज Q2, इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज कितना है Q2 और इसका चार्ज है। अब फिर से बेटा गलती नहीं करनी है, हमें तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बार बार जरूरी थोड़ी हर बार अल्फा पार्टिकल फेंके। तो आप Q1 किसका चार्ज है इस एटम का, Q2 किसका है जिसको फेंका, और आर नोट दोनों के बीच की डिस्टेंस। और आपको लॉ पता है एनर्जी का कि एनर्जी कभी बेटा खत्म नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाऊं, अगर मैं क्या लगाऊं बेटा एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाऊं, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या आएगा बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सॉरी इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल है। इनिशियल टोटल एनर्जी सारी सारी काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं बोल सकता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल है पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक तो है ही नहीं क्योंकि वो भागते हुए आया था आके, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन हो रहा, आते 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 यहाँ रुक गया और यहीं से वापस चला गया था, तो यहाँ बी पे वो रुका था, रुका तो काइनेटिक जीरो, इससे पास तो आया नहीं। अब हमें पता है बेटा 1/2 m अल्फा वी इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल है पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको याद रखना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल है पोटेंशियल एनर्जी। जब मर्जी है तब बना लो अभी लगता है याद हो जाएगा हमेशा याद है। तो बताओ आर नोट की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2k Q1 Q2 अपॉन m अल्फा, बोलो कोई दिक्कत है, 2k Q1 Q2 अपॉन m अल्फा वी इनिशियल का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत है। अब आपसे वो आर नोट की वैल्यू पूछेगा, आर नोट की क्या पूछेगा वैल्यू। अगर के तो पता ही है कूलम्ब कांस्टेंट है, Q1 Q2 m अल्फा वी इनिशियल की वेलोसिटी निकाल लोगे, m अल्फा की जगह वो प्रोटॉन भी दे सकता है तो प्रोटॉन का मास ले लेंगे, वेलोसिटी जिसको फेंका Q1 क्या है जिस पे फेंका गया और Q2 क्या है जिसको फेंका उसका चार्ज है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर अल्फा पार्टिकल जो जिस पार्टिकल फेंक रहा हूं इसका अगर मैं मास बढ़ाऊं तो बताओ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा होगी कि कम, क्लोजेस्ट अप्रोच कम होगी कि ज्यादा, मतलब ज्यादा पास जाएगा कि दूर रह जाएगा, क्योंकि बेटा अगर मैं मास बढ़ाऊं मतलब फेंकने वाले पार्टिकल का मास बढ़ाऊं तो आर नोट कम होगी, आर नोट कम होगी इसका मतलब क्या हुआ वो ज्यादा पास गया, आर नोट कम हुई तो मतलब है मतलब आर नोट कम तो यही होगी फिर, और ज्यादा बढ़ाया तो और ज्यादा पास जाएगा, तो जितनी आर नोट छोटा होगा क्या उतना ही क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा। तो आपसे पूछे कि कौन क्लोजेस्ट अप्रोच गया तो दिमाग में होना चाहिए आर नोट कम आना चाहिए, बच्चे के मन में क्या होता है आर नोट ज्यादा आनी चाहिए, आर नोट तो निकालनी है, अरे आर नोट ज्यादा है तो दूर रह गया, हमें पास पूछा कितना पास गया, आर नोट उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो बताओ वेलोसिटी बढ़ाने पर क्या होगी बेटा ज्यादा पास जाएगा, और अगर मैं कहूं कि इस एटम का चार्ज बढ़ाने पर है दूर रह जाएगा। अब बेटा इसमें कई बार क्या होता है क्यों एक क्यों ये तो हो गया वेलोसिटी से, अब वो कहे कि नहीं मैं जो अल्फा पार्टिकल फेंक रहा हूं ना उसको वी वोल्टेज से फेंक रहा हूं, अगर मैं अल्फा पार्टिकल को फेंक रहा हूं तो किसी वोल्टेज है वी से, और अगर किसी चार्ज पार्टिकल को वी वोल्टेज से फेंका तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर का यूज करते हैं जब वी वेलोसिटी से फेंका, अगर वेलोसिटी से फेंका तो हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर वी वोल्टेज से फेंका तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, किसी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज कितना है बेटा ई, वोल्टेज कितना है वी, तो कितना हो गया बेटा ईवी, कितना हो गया ईवी, आ रही बात समझ, सॉरी चार्ज Q2 नॉट ई, चार्ज को अपन ने Q2 बोल रखा ना, अपन तो सबके लिए पढ़ रहे हैं, Q2 चार्ज से फेंका था ना तो Q2 इंटू वी। अब अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा Q2 इंटू वी किसके इक्वल है बेटा K Q1 Q2 अपॉन आर नोट, फॉर्मूला तो वही रहना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो वही है। अब मैं V वोल्टेज से फेंक रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी ये, और अगर काइनेटिक एनर्जी ये है तो बताओ Q2 से Q2 कट जाएगा, तो बताओ आर नोट क्या आएगी K Q1 बाई V, V तो यहाँ V क्या है बेटा वोल्टेज है, क्या है बेटा वोल्टेज। अब बताओ क्या अलग 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 पार्टिकल फेंकने से आर नोट अलग अलग आएगी क्या, नहीं, अगर वोल्टेज सेम तो चाहे अल्फा पार्टिकल फेंको चाहे प्रोटॉन फेंको चाहे किसी को फेंको कोई दिक्कत है नहीं है, क्या बात समझ में आ गई बेटा, बताओ कोई दिक्कत है इसमें। अब घर से खुद से लिखना है ना, ठीक है। अब जैसे हमसे पूछा कि फॉर विच मेटल अल्फा पार्टिकल अप्रोच नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस,
इनमें से कौन सा जिसमें नियरेस्ट अप्रोच करेगा, अगर इसमें थोड़ा लिख लेना आगे, इफ वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी इज सेम। तो आपको पता है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए आर नोट। तो हमारा आर नोट का फॉर्मूला क्या है बेटा, यही है। आर नोट किसके इक्वल है, टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए एम वी स्क्वायर। अब देखो बेटा सेम वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, सेम पार्टिकल को फेंक रहा हूं भाई, मैं फेंकने वाले पार्टिकल की भी मेरे पास सेम अल्फा पार्टिकल है। तो चारों मेटल के लिए अपने पास अल्फा पार्टिकल सेम है, मतलब मास सेम है। वेलोसिटी क्या है बेटा, सेम। जिस पार्टिकल को फेंक रहा हूं उसका चार्ज क्या है, सेम। तो बताओ आर नोट किस पे प्रोपोर्शनल है बेटा, Q1 के। आर नोट किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 के। आर नोट सिर्फ Q1 पे डिपेंड कर रही है, क्लियर है। और Q1 क्या है बेटा, जिसपे चार्ज किसका, एटम का। और Q1 किसके बराबर आया था बेटा, कि सर Q1 चार्ज बराबर है प्लस जेडी के, किसके बराबर है, इसका चार्ज तो है बेटा, क्लियर है। जिस पार्टिकल को फेंक रहा हूं वो सब कुछ सेम है, सिर्फ ये चेंज कर रहा हूं, एक बार यहाँ आयरन का एटम रख रहा हूं, एक बार यहाँ निकल का रख रहा हूं। तो सिर्फ Q1 बदलेगा, बाकी तो कोई बदलेगा ही नहीं। और Q1 बदलेगा तो जो अपना फॉर्मूला है इसमें Q1 के अलावा कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ Q1 चेंज हो रहा है। तो अपना आर नोट किस पे डिपेंडेंट है, Q1 पे। अब मुझे बताओ Q1 जितना छोटा होगा क्या आर नोट उतना ही कम आएगा, और आर नोट जितना कम आएगा उतना ही क्लोजेस्ट अप्रोच होगी। और क्यों Q1 छोटा कब होगा, जो जिसका जेड छोटा होगा। Q1 किसके इक्वल है बेटा, जेड है ई के। तो जिसका जेड छोटा, और जेड किसका छोटा है यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन है बोम्बार्ड विद द सेम वेलोसिटी एंड सेम स्पीड, देन व्हिच वन अप्रोच नियरेस्ट टू न्यूक्लियस। तो मुझे पता है बेटा अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, 4 mu, चार्ज कितना है 2e, चार्ज कितना है 2e। अब मुझसे पूछा गया आर नोट। तो आपको पता है बेटा आर नोट की अगर फॉर्मूले में अपने को पता आर नोट है बेटा 2 के Q1 Q2 अपॉन एम वी स्क्वायर। तो सेम वेलोसिटी से फेंका है, अब की बार जिस पे फेंक रहे हो वो चीज सेम है, तो इसका मतलब Q1 भी क्या है, सेम। Q2 भी सेम है। तो आर नोट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, कि सर आर नोट प्रोपोर्शनल है चार्ज जिसको फेंक रहे हो और उसी के मास के। तो आर नोट किसके प्रोपोर्शनल है, Q2 अपॉन एम। अब बताओ बेटा Q2 अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है 2 mu, मास कितना है 4 mu। तो रेशियो क्या आ गया, E अपॉन 2 mu। आर नोट यही है बेटा, इसके प्रोपोर्शनल है। लेकिन प्रोटॉन का मास कितना है 1 mu, चार्ज कितना है E। तो आर नोट क्या आएगा बेटा Q2 अपॉन E, मतलब E अपॉन 1 mu। तो बताओ ज्यादा पास कौन गया, यही गया, E/2 है ना। बोलो कोई दिक्कत है। अगर न्यूट्रॉन होता तो चार्ज जीरो है, इसका मतलब न्यूक्लियस उसे रोकेगा क्या, भाई Q2 की वैल्यू जीरो ही है, Q2 जीरो रख दोगे तो आर नोट जीरो आएगा। भाई न्यूट्रॉन को, भाई अल्फा पार्टिकल फेंका तो न्यूक्लियस को पता लग गया, रोक दिया फोर्स लगा के। प्रोटॉन फेंकोगे फोर्स लगा के रोक देगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, न्यूक्लियस और इसका चार्ज भी सेम है, न्यूट्रॉन का भी, इसका अल्फा पार्टिकल का भी। लेकिन जब न्यूट्रॉन फेंकूंगा तो अल्फा न्यूक्लियस उसे रोक पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो न्यूक्लियस उसे रोक ही नहीं पाएगा, तो जाके टकरा जाएगा, सबसे पास वही जाएगा। अब तो बेटा यहाँ एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि ड्यूट्रॉन एक क्या, ड्यूटेरियम यही होता है बेटा। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, बनना तो ये D+, इसका नाम ड्यूट्रॉन है, इसका नाम क्या है ड्यूट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत है, इसका नाम क्या है ड्यूट्रॉन। आगे समझ में, बोलो कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट बेटा कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एनी एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा पे कितने पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं। जैसे हमने देखा कि लगभग तो सीधे गए थे, कुछ 10 डिग्री पे घूमे, कुछ 20 डिग्री पे, कुछ 30 डिग्री पे। तो उसने कहा कितने पार्टिकल है जो 10 डिग्री पे गए, कितने अल्फा पार्टिकल है 20 डिग्री पे गए, कितने अल्फा पार्टिकल 30 डिग्री पे गए। तो ये एन क्या बताता है, किसी एंगल थीटा पे गए हुए पार्टिकल्स जो डेविएट हुए अपने पाथ से, तो किसी एंगल पे कितने डेविएट हुए, 10 डिग्री पे डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल कितने, 20 डिग्री पे कितने। जैसे 180 डिग्री पे डेविएट होने वाला एक ही था, और 0 डिग्री पे डेविएट होने वाले 99% तो जो डेविएट हुए नहीं, 0 डिग्री था डेविएशन एंगल। तो ये कहे कि एन थीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा बाई 2 की पावर है 4 के, साइन थीटा बाई 2 की पावर है 4 के, ये एन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन बढ़ेगा, 180 तक बढ़ता ही है, तो साइन बढ़ेगा और साइन बढ़ेगा तो एन की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब बड़े एंगल पे एन की वैल्यू कम है, छोटे पे ज्यादा। जैसे 0 डिग्री है तो लगभग अल्फा पार्टिकल है, और 180 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है,
तो बड़ा एंगल अल्फा पार्टिकल भी कितने, एक, मतलब बड़े एंगल पे कम पार्टिकल स्कैटर्ड हुए और छोटे एंगल पे ज्यादा, मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री में कहां ज्यादा मिलेंगे, 10 डिग्री पे। आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन है एट विच एंगल मैक्सिमम स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, तो किस पे मिलेंगे बेटा, 30 पे। इसके बेटा कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बेटा, कैसे कहता है कि जैसे कह देता है कि n 60 डिग्री पर, n 60 डिग्री पर 40 है, ठीक है, तो n 90 डिग्री पर अल्फा पार्टिकल कितने होंगे, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो देखो एक क्वेश्चन का तरीका तो होता है कि ऑप्शन से ही कर दो कि भाई 60 पे 40 है तो 90 पे 40 से कम वाला ऑप्शन चूज कर दो। अगर मान लो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 40 से कम है, मान लो ऑप्शन ऐसे होते 30 45 55 60, तो आप क्या छोड़ दो 30, क्यों, हमें पता 60 डिग्री पर अगर 40 है तो 90 पे अपने आप ही उससे कम होंगे। दूसरा तरीका क्या है बेटा कि आपको फॉर्मूला निकालो, रेशियो ले लो। आप क्या करोगे बेटा, n60 वाला है, इसका मतलब ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन थीटा बाई टू, तो थीटा बाई टू कितना हुआ बेटा 30, 60 है ना बेटा, ये तो वैल्यू है 60 डिग्री, मतलब एन की एंगल तो 60 है ना, तो 60 का मतलब थीटा बाई टू कितना होता है 30, तो साइन 30 के पावर भी की पावर 4, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 की पावर 4 मतलब 16, तो एन 60 किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा, एन 60 मतलब 60 डिग्री किसके प्रोपोर्शनल है 16 के। एन 90 1 अपॉन साइन थीटा बाई टू, तो साइन 90 की वैल्यू थीटा बाई टू मतलब 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और 1/√2 की पावर 1/4 क्या होती है 4, और वो भी ऊपर चली जाएगी, तो एन 90 कितना आ जाएगा बेटा 4। रेशियो ले लो, तो रेशियो लेते क्या आ जाएगा एन 60 अपॉन एन 90 इक्वल टू 4, तो बताओ एन 60 कितना दिया है 40, तो एन 60 की जगह 40 अपॉन एन है 90 इक्वल टू 4, तो बताओ एन 90 कितना आ जाएगा, जीरो नहीं सॉरी 10। बोलो कोई दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन है देखो कई बार तो ऑप्शन से हो जाएगा, एक कम मतलब इससे कम आएंगे बस इतना पता है, ठीक है। और अगर मान लो 60 पे 40 है तो 30 पे क्या होंगे 40 से ज्यादा, आंसर पता लग जाएगा। अब बेटा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो अब जो पहला ड्रॉबैक है वो तो बहुत हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझा नहीं पाया था। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है ये अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं, जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि इसने क्या गलती की थी, ये क्या नहीं बता पाया था, तो अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तभी सोचेंगे। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा इसने क्या कहा था, इसने अब ये अपने प्रोफेसर था, इसने अपने बच्चों को पढ़ाया कि देखो बेटा ऐसे जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया ऐसे कैसे पढ़ाया इसने, बच्चों ने कहा कि वाह गुरुजी मजा आ गया पढ़ के, एकदम समझ में आ गया कि एटम क्या होता है। क्लियर है, रदरफोर्ड की थ्योरी समझ में आई, उसको रदरफोर्ड ने समझाई, सोच के देखो उस जमाने में कोई जानता नहीं था उसने समझाई, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो अब इसके स्टूडेंट ग्राउंड में गए क्लास होने के बाद, तो एक स्टूडेंट था वो उसने कहा यार मुझे लगता है सर ने कुछ गलत पढ़ाया है, तो दूसरे स्टूडेंट ने कहा तू तो है ही खत्म, तेरे तो आदत है बुराई करने की, तेरी आदत क्या है बुराई करने की, तेरे पास क्या सबूत है सर खत्म है, कि नहीं नहीं सर की गलती है, देख मैं बता सकता हूँ कि प्रूव कर, कि ठीक है मैं प्रूव कर दूंगा, तू मेरा एक कहना मान ले पहले कि बता क्या करना है, कि तुझे इस ग्राउंड में सर्कल में दौड़ना है, रुकना नहीं है, इसमें दौड़ना है सर्कल में, हाँ थके तो सर्कल छोटा कर लियो, तो वो जोश जोश में सबसे पहले बड़ा वाला सर्कल में भागा, फिर थका तो सर्कल छोटा कर लिया, फिर और छोटा कर लिया, जैसे थकता वो क्या करता बट हर बार छोटे सर्कल में दौड़ता, धीमे धीमे थकता गया और ग्राउंड में आके गिर गया कि भाई अब मर जाऊंगा मैं, अब नहीं दौड़ा जा रहा मुझसे। हर बार वो थकता है सर्कल छोटा कर लेता, हर बार थकता छोटा कर लेता, हर बार थकता छोटे करते करते बीच में आके गिर गया और कहा भाई अब बस की बात है नहीं है। तो उसने बुलाया भाई, उसने बोला कि अब बता दे भाई सर की क्या गलती है, कि सोच, तूने भी राउंड मारना शुरू किया, तो जब गोल गोल भाग रहा था तेरी एनर्जी खत्म हुई, तूने राउंड छोटा कर लिया, फिर राउंड छोटा कर लिया, क्यों तेरी एनर्जी खत्म हुई, गिरते गिरते तो सेंटर में आके गिर गया, यहाँ गिर गया। फिर सोच सर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर, और कब से घूम रहा है, और अरबों सालों से घूम रहा है, इतने सालों से घूम रहा है तो एनर्जी उसकी भी तो लूज हो रही होगी, और अगर उसकी एनर्जी लूज हो रही है तो वो धीमे 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 सर्कल अपना छोटा करेगा, और अगर वो ना सर्कल छोटा करेगा तो पहली बात तो कैसे घूमेगा बेटा, स्पाइरल घूमेगा, सर्कुलर तो घूम ही नहीं पा रहा है, उसका बात तो सर स्पाइरल है, और अरबों सालों से घूम रहा है तो अब तक तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, तो सर को क्या पता वो अभी भी घूम रहा है, भाई सर ने अरबों सालों पहले की दुकानें बताई नहीं, सुनने का आज ऐसा है, तो ये तो अरबों सालों से ऐसा ही हो रहा था, तो अब तक तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, और न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, तो सर की कहानी कहाँ गई, सर ने कहा न्यूक्लियस उसके चारों ओर ऑर्बिट कहाँ है, वो तो गिर गया अब तक न्यूक्लियस में, अरबों सालों में अब तक तो एनर्जी लूज करते करते गिर जाना चाहिए ना, तो उसने कहा यार बात तो सही है, चलो सर से पूछते हैं, जाके रदरफोर्ड से पूछा,
रदरफोर्ड ने कहा नहीं आता मेरे को कि सर बता दो, जाओ लिख देना ड्रॉबैक में, कुछ बिगाड़ सको तो बिगाड़ लो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। क्लियर है। तो क्या हो गया बेटा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स, चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड ए न्यूक्लियस, लूज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली, ड्यू टू दिस path of electron must be spiral and finally electron fall in a nucleus and atom must be stable। बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में बेटा ये तो एटॉमिक मास और मास नंबर तो पढ़ाई दिए थे ना, मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट में कौन से लेक्चर में पढ़ाए थे, थर्ड में पढ़ाए थे ना। ठीक है, जो भी है कल ही बात करेंगे इस पे। अब एक काम करना, इसमें तो क्वेश्चन कर लेना, नीरज कुमार बुक है ना, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर खोलना और उसमें रदरफोर्ड मॉडल नाम से टॉपिक है, उसके बीच से क्वेश्चन है, सारे सल्टा दे। ठीक है, सारे सल्टा दो सबके सब। ठीक है।